अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अच्छा जी, आज हमारा ऑफिशियली जो है फर्स्ट क्लास है इस सेशन की। और मैंने लास्ट ओरिएंटेशन सेशन में आपको बताया था कि हमने ये जो कोर्स है वो प्राइमरीली तीन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो आज जो मैं आपके साथ जो कोर्स कंटेंट है वो जो स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज कॉरपोरेट। ठीक है जी। कॉरपोरेट में हमने देखना ये है कि हमने बिजनेस कितने तरीके के हैं, एंटिटीज हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, किन अथॉरिटीज के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, और उसका प्रोसेस क्या होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान में या कहीं पर भी आप किसी भी कंट्री में जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाएंगे या आपको बिजनेस फॉर्मेशन करनी होगी, तो सबसे पहला सवाल ये आता है, या ये चीज हमारे माइंड में होती है कि हम कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सिलेक्ट करें, क्योंकि इसी बिजनेस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका पूरा का पूरा बिजनेस की जो बिल्डिंग है वो आपने बिल्ड करनी होती है। यही इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने अपने बिजनेस को स्केल करना है। फर्दर जितने भी मैटर्स आपने देखने हैं, अब इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपकी बहुत सारी लीगल चीजें भी जुड़ी हुई हैं। आपके टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज भी इससे जुड़ी हुई हैं। आपकी डिफरेंट कंप्लाइंसेस भी इस बिजनेस स्ट्रक्चर से अटैच है। तो जो बंदा किसी भी किस्म का कोई कारोबार करना चाह रहा है पाकिस्तान में, तो उसके पास इनिशियली ये समझ लें कि तीन तरीके के बिजनेस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। कितने जी? कौन कौन से? ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एओपी जिसे हम कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज कंपनी। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे बात करनी है वो करनी है जी सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है? सॉरी, इंडिविजुअल पर्सन रन कर रहा है। ठीक है जी, और कोई? व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, या सोल प्रोप्राइटर होता कौन है? लाइबिलिटी खुद ही उठा रहा होता है बंदा वो। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब यह है कि वो बिजनेस का जो ओनर है वो एक अकेला बंदा है। ठीक है। कैपिटल भी उसका है, प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी उसका है, और किसी भी किस्म की अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो वो किसकी है? उसी बंदे की है। वो किसी और को नहीं कह सकता कि ये थर्ड पार्टी मेरे इस कारोबार को लेके लायबल होगा। तो मतलब अपने बिजनेस को लेके, उस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लेके जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी किसकी है जी? उसके ओनर की, उसके सोल प्रोप्राइटर की जिम्मेदारी है। अब हमने देखना ये है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या, इसके डीमेरिट्स मेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं क्या। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जी कोई मुझे बंदा बता दे कि जी सोल प्रोप्राइटरशिप का सर ये बेनिफिट है, कोई एक दो कोई बेनिफिट। ठीक है, और कोई? सॉरी? ठीक है जी। टैक्स बर्डन कम होगा जी, लो टैक्स रेट है। और जी इसके अलावा? डिसीजन मेकिंग में आसानी है जी, एक ही बंदा खुद ही डिसीजन लेगा और अक्रॉस द बिजनेस वो चीज़ इंप्लीमेंट कर सकता है, किसी की अप्रूवल की ऐसी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कंप्लाइंस, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर आपको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी
या किसी डिपार्टमेंट के साथ एज सच इतनी कोई हैवी किस्म की कंप्लाइंसेस आपने नहीं करनी, जैसा कि कंपनी में या एओपीज में डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दैट इज लेस बर्डन ऑफ कंप्लाइंस। लोग क्या करते हैं, पेपर वर्क से भागते हैं, कंप्लाइंस से भागते हैं कि हमें कंप्लाइंस नहीं करनी। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला कोई दे दें जिसमें हम क्या करें, साल में एक आध बार आपके पास आए और काम करें, वो काम हो जाए। नंबर वन। नंबर टू, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में टैक्स रेट लो है, डिफरेंट स्लैब्स हैं बिजनेस के, अप टू 6 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट है आपकी एनुअल इनकम। उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आपके पास एक डिफरेंट स्लैब्स हैं, 6 से 8 लाख के, फिर 8 से 12 लाख के। वो डिफरेंट एक स्लैब्स हैं और उस स्लैब्स के तहत आपने जो है पेमेंट करनी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंपनी की बात करूं तो स्ट्रेट आपका जो है प्रॉफिट पे 29% एंड 24 स्मॉल कंपनीज। ठीक है जी, ये सिनेरियो है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है तो एज सच उसको कोई नाम रखने में, बिजनेस का कोई ब्रांड नेम रखने में किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं होती, जो कि इसका सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, आप में से कोई एक बंदा उठता है और सोल प्रोप्राइटरशिप पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के नाम से बिजनेस रजिस्टर कर लेता है। अगर कोई बंदा ये काम कर लेता है उसको कोई डिपार्टमेंट नहीं रोकेगा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। अच्छा। यही समझाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर किसी बंदे की एक बिजनेस है एबीसी एंटरप्राइजेस के नाम से, मैंने कहा जी मैं भी एबीसी एंटरप्राइजेस के नाम से क्या करूंगा, बिजनेस रजिस्टर कर लेता हूँ। ट्रेडमार्किंग करवा लेते हैं। हाँ वो एक अलग सिनेरियो ना, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके ट्रेडमार्क हुई भी है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। जब आपको ये चीज पता लगेगी कि आपके नाम से कोई मार्केट में आपकी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपके नाम से, तो फिर आप उसको लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं हुई, जो कि मैं समझता हूँ क्या है, एक तरीके से डिसएडवांटेज भी है। और जिन लोगों ने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई भी नाम हो, उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, उनके लिए कह लें कि बेनिफिट है ये। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है लाइबिलिटी का। प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी है ना वो क्या है जी, अनलिमिटेड है। जब मैं अनलिमिटेड का वर्ड यूज करूंगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, जो कि आगे भी आएगा, उसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर किसी सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा जी, उस बिजनेस के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उससे जो प्रोसीड रिसीव होंगी उससे क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी, ऐसा ही है। लेकिन अगर उसके एसेट्स डिस्पोजल करने के बाद फिर भी पेमेंट क्रेडिटर्स को पूरी नहीं हो सकी तो क्या होगा, तो सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स सेल कर दिए जाएंगे और उनसे जो उसको क्या मिलेगा जी, उनसे क्या मिलेगा जी, पैसे मिलेंगे, वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी जाएगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे। तो हो गया क्या बैंक्रप्सी के केस में कि आपके पर्सनल एसेट जो है वो भी सूट। और आखिरी चीज कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है ना सर, वो ट्रांसफरेबल नहीं, वो बिजनेस किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, इन केस ऑफ डेथ वो हो गया क्या कि उस बिजनेस के जो एसेट्स होंगे ना वो उनके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक बंदा अपने नाम पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे दोबारा से स्क्रैच से, वो अपना एनटीएन बनाएगा, सारे काम करेगा, वेंडर्स के पास अपने नाम से अकाउंट ओपन करेगा। ये नहीं हो सकता कि वो एंटिटी वहीं पर रहे और कोई और बंदा आके उसको क्या करे, टेक ओवर कर ले। जिस तरह कंपनीज में होता है, मैं शेयर होल्डर हूं,
मैंने अपने शेयर आपको सेल कर दिए, कंपनी तो वही है ना, ओनर आप हो गए। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर होगा क्या, क्या होगा जी? जैसे ही बंदे की डेथ हुई, उसी के साथ साथ बिजनेस क्लोज। अब उसको उसकी लीगल एड्स आके टेक ओवर कर लें, लेकिन उसके नाम से या उसी बिजनेस को नहीं कर सकते, न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। नाम भले वही रहे, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा का सारा हमने वहां करना होगा। क्लियर होगी जी बात? अब बात ये है जी, सर उसी पैटर्न पे होगी, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर वो बंदा उस नाम से कंपनी ओपन करना चाहता है तो कर ले। अगेन डिपेंड्स कि वो जो कन्वर्जन करना चाह रहा है, वो इसको करना चाहता है या नहीं, कि मैं आप प्रोप्राइटरशिप से कंपनी पे चला जाऊं या पार्टनरशिप पे चला जाऊं, उसकी मर्जी है। अगर नहीं तो ऑब्वियसली वो पे सोल प्रोप्राइटरशिप पे इसको लेकर जाएगा। ठीक है जी। तो जिंदगी में भी ये काम नहीं हो सकता, बेटी को दे दे, बेटी को। नहीं सर, प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है बिजनेस। जिंदगी में भी। नहीं सर, नहीं हो सकता। कैसे करेंगे आप ट्रांसफर? आप बताएं कैसे करेंगे आप ट्रांसफर? एग्जाम्पल है, जी विरासत तकसीम होती है, एक जी बंदा जिंदा है। जी वो जिंदा है ना, तो किसी को भी चाहे अपने नाम से, जी चाहे वो अपने बच्चों बच्चों में ना दे, किसी अननोन को भी दे सकते हैं। जी अगर वो मर गया ना, तो फिर वो पुराने बात की तकसीम पे बता जी, दो। ऐसे ही। ऐसा ही ना, उस हम सबसे कह रहा हूँ कि जिंदा है तो वो किसी को भी ट्रांसफर कर दे। जिंदा है तो वो प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर किसी को ट्रांसफर कर नहीं सकता। मसले ये है कि इसके अंदर ट्रांसफरेबल का कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ऑप्शन है। ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, क्यों? अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात यह है कि हमारे पास, अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमारे पास कौन सा कानून है? कंपनीज एक्ट 2017। मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 है। लेकिन जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ देखता हूं तो वहां पर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है इसको बैक करने के लिए, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, नथिंग। लेजिस्लेशन में, कानून में होता क्या है? क्या होता है जी कानून में? अगर कंपनी की अगर मैं बात करूं या मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैडम? टर्म्स एंड कंडीशंस, शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, प्रोसीजर्स वगैरह लिखते हैं। सर सबसे पहली बात, राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई होती है कि उस पार्टनर का, उस शेयर होल्डर का राइट क्या है, वो कितने एक्सटेंड तक प्रोटेक्टेड है, उसकी क्या लाइबिलिटीज है, उसका कितना शेयर है, ये चीज है। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो प्रोसीजर, वो सारी प्रोविजंस लिखी हुई होंगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो है ही नहीं। जब कोई कानून नहीं है, जब वहां पे बिजनेस वाइंड अप की कोई प्रोविजन नहीं है, बिजनेस ट्रांसफर करने की कोई प्रोविजन नहीं है, तो क्या होगा? जब प्रोसीजर ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। हाँ, लेकिन अगर किसी प्रोप्राइटर के एसेट्स हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ उसके बिजनेस है, उसके बिजनेस के लेट सपोज 50 मिलियन के एसेट्स हैं। अब अगर वो चाहे उस एसेट्स में से अगर किसी को कुछ देना चाहे तो ये क्या, ठीक है जी, जगह है यहाँ पे सर। क्लियर है जी बात? अब देखना ये है जी। अब अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ऑप्शन ना होने के बाद से वो ट्रांसफर नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली सर, कोई कानून ही नहीं है पीछे। जब कानून उसे कोई बैक नहीं कर रहा तो फिर क्या मामला होगा? अच्छा जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? सारे जी एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दें, क्योंकि मुझे क्लियर हो जाए कि किसको आवाज आ रही है किसको नहीं। उमैर साहब कह रहे हैं जी नॉट क्लियर। क्लियर है जी, मेजोरिटी कह रही है जी क्लियर है। अच्छा, जिन लोगों को क्लियर नहीं है आवाज, आई वुड रिकमेंड कि आप एक दफा दोबारा से इसको ज्वाइन करें। ठीक है जी। अच्छा, अब देखना यह है कि हमारे पास
प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या प्रोसीजर अवेलेबल है? हमने रजिस्ट्रेशन किस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ करनी है और किसके साथ नहीं करनी? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपने रजिस्ट्रेशन जो करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एफबीआर के साथ करनी है। किसके साथ करनी है? एफबीआर की है जी। करता है क्या सर? टैक्स कलेक्शन। नोटिस भेजता है। ठीक है जी। टैक्स कलेक्शन तो दूसरा काम है, पहला काम क्या है? नोटिस। ठीक है जी। तो बेसिकली एफबीआर जी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है। जितना भी टैक्स या कस्टम ड्यूटीज जो कलेक्ट होती हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करके नेशनल एक्सचेकर के अंदर उसको जमा करवाता है। ठीक है जी। अब देखना ये है कि हमने एनटीएन की या बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करनी कैसे। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा iris.fbr.gov.pk। ठीक है जी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ सर। अच्छा जी। iris.fbr.gov.pk ठीक है जी। वो तो है सर। एफबीआर का एक डेडिकेटेड पोर्टल है सर। यही एक पोर्टल है जिसपे आपने बिजनेस रजिस्टर भी करना है। हम जितना भी आगे काम करेंगे रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वो सारा का सारा इसी पोर्टल से होनी है। सेल्स टैक्स की बात करूं सर, इसी पोर्टल से होनी है। नोटिस के आंसर करने, कंप्लाइंस करनी है, इसी पोर्टल से होनी है। डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस करनी है जो आगे हम जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो यहीं से होनी है। तो यही आपका एक पोर्टल होगा जिसपे आप अपनी टैक्स की कंप्लाइंस ऑलमोस्ट मोर देन 90% यहीं से कर रहे होंगे। मैनुअल चल जाती है, वो डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। सॉरी सर, ये 2.0 इसका वर्जन है सर। इससे पहले कोई और था। जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर आप पाकिस्तान से बाहर ना कर सकें तो प्लीज वीपीएन यूज कर लीजिएगा पाकिस्तान का। ठीक है जी। क्योंकि जब हम यहाँ से बैठ के यूएस का आईआरएस एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो हमें एक्सेस नहीं करने देता जब तक हम वीपीएन यूज ना करें। ठीक है जी। अच्छा सर, आइरिस बेसिकली एक पूल है बेसिकली। ठीक है। उस पे नाम पर इन लोगों ने क्या किया है जी, एक ये सिस्टम जो है डेवलप किया है। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब करना क्या है? रजिस्ट्रेशन। एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है? एनटीएन फॉर्म करना सर। नोटिस को भूल जाए, एनटीएन फॉर्म करना। अगर कोई आपको बोले कि जी मेरा एनटीएन बना दे तो आपने क्या काम करना है? यही जो अभी मैं आपके सामने करने वाला हूं उसकी रजिस्ट्रेशन एफबीआर के साथ करवा दे। ठीक है। सॉरी, यस इंडिविजुअल पर्सन। बिजनेस इंडिविजुअल के लिए भी, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी, और नॉर्मल सैलरीड जो पर्सन है वो भी इसी तरीके से इसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। एनटीएन बनाने का प्रोसेस सेम यही है जो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। क्लियर होगी जी बात? अब यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनका एनटीएन बना हुआ है? ठीक है, आप लोग तो सही हैं जी। अब जिनका नहीं बना हुआ उनमें से कोई एक मर्द मुजाहिद उठे और बोले कि जी सर आप मेरा एनटीएन यहां पर रियल टाइम बना के दिखाएं। मैडम, इसका जवाब इतना सही है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप पाकिस्तान की शहरी रहने वाली हैं, पाकिस्तानी सिटीजन है, आप मुझे क्या प्रूफ शो करेंगी? यस। और अगर आप बोलेंगे जी मैं एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हूं तो आप क्या शो करेंगी? यस। ये आपका नेशनल टैक्स नंबर है, आपकी टैक्स आईडी है जिसे हम एनटीएन कहते हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने आज एनटीएन बना लिया तो हम तो फंस जाएंगे।
ठीक है जी। सर उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किसी किस्म का अगर कोई नोटिस आया, कोई कंप्लाइंस आपके गले में आई, सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस फाइट करूंगा। और कोई, मैडम सोच लीजिएगा, क्योंकि लास्ट बैच के अंदर मैंने एक खातून का बनाया, वो नेक्स्ट डे आई कहती है मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत डांटा कि आपने एंटीन क्यों बनाया। अच्छा जी। ठीक है जी, तो मैडम प्रोसीड कर लें आपके साथ। इसके लिए आपके पास एक सीएनआईसी होना जरूरी है, एक नंबर और एक ईमेल एड्रेस जिसका एक्सेस अभी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। करने के जी आपने, ये न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है जी। ठीक है जी। इस न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने अपना डाटा जो है यहाँ पर एंटर करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर एंटर करनी है। मैडम फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे अपना सीएनआईसी नंबर बताना है। 0, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जी आप आपका जो नेटवर्क है वो कौन से सिम का जी? नंबर, अच्छा जी, जो आप नंबर यहाँ पर लिखेंगे वो आपने क्या करना है जी? 03 से स्टार्ट नहीं करना, 0092 से स्टार्ट करना, जो पाकिस्तान का कोड है। ठीक है जी। बताइएगा मैडम नंबर। 76। अच्छा दोबारा मेक श्योर कर लीजिएगा ये आपका जायज़ की, क्योंकि इट्स 034 टेलीनॉर का होगा, कन्वर्टेड है। ओके। जी सर। सर अगर नाम मतलब जस्ट एक फैमिली नहीं तो लास्ट नेम को भी मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छा जी, सर का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर इनका सीएनआईसी पे होता है ना, किसी का सिर्फ सिंगल नेम ही होता जी, ठीक है, लास्ट नेम नहीं होता, तो करें क्या, यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल ये नेम लिखा, आप लास्ट वाले कॉलम में आके कुछ भी नहीं करें, आप सिंपल से क्या करें, एक डॉट कर दें प्लीज, दैट्स इट, या स्पेस भी कर दें आप, तो हो जाएगा काम। ठीक है जी। क्लियर है जी बात? मैडम ईमेल एड्रेस TH, सर ये लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ तो है, लेकिन जरूरी नहीं है। आज की डेट तक ये बात आपको मैं बता रहा हूँ, आज के बाद कुछ हो जाए तो वो एक अलग कहानी है। ठीक है जी। दूसरे का देगा सर अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल सर आपका नाम रिजवान साहब है, रिजवान साहब ने बोला सर आप मेरे एंटीन बना दें प्लीज। मैंने बोला कि रिजवान साहब को हम अपने पास ही रखेंगे, ये ना कल कोई कहीं भाग के चले जाएं, मैं यहाँ पर अपना एंटीन डाल दूंगा, अपना नंबर डाल दूंगा या अपना स्टाफ का नंबर एंटर कर दूंगा। कल को जब रिजवान साहब बोलेंगे जी मुझे शहीद साहब की सर्विसेज समझ में नहीं आई, मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इनको आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा, और ये हो जाएंगे तंग। ये जब किसी दूसरे वकील के पास जाएंगे तो बोलेगा सर लाए मैं आपका आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर दे दूँ। जब मैं फॉरगेट करने नहीं जाऊंगा मैं बोलूंगा सर ये आपका नंबर और ईमेल एड्रेस, ये तो मेरा है ही नहीं। ठीक है, ये तो मेरा है ही नहीं नंबर ईमेल एड्रेस, तो क्या होगा जी, फिर ये जाएंगे अपना शनाख्ती कार्ड लेके FBI, और जाके वहां पर जो है अपने सारे मामला सेटल करके फिर जो है एक नया काम करेंगे। ये एक जनरल आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, अब मेरे ऊपर ना इसको ले आएगा, मैंने तो एग्जांपल आपको दी। ठीक है, मैं लोगों के इसको नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ। ठीक है जी। बाकी कोशिश ये करें कि जब भी आप ये करें, एंटीन अपना बनवाएं किसी से भी,
तो आप उसी वक्त आप अपना आईडी पासवर्ड उनसे ले ले, ठीक है। और अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आप मेक श्योर कर लें कि आप ही का नंबर और आप ही का ईमेल एड्रेस, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया जी सर? एक ही नंबर पर दो तीन आईडी? नहीं सर, एक नंबर सिर्फ एक ही आईडी के लिए यूज होगा। ठीक है जी। नंबर उसका होगा कि आईडी नहीं? आप कह रहे हैं ना कि किसी स्टाफ का दे दिया। हाँ सर, नंबर कोई भी हो, वो नंबर कोई सी एक आईडी के अंदर यूटिलाइज हो सकता है। अब वो नंबर मैं दोबारा किसी और का एंट्री फॉर्म करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्लियर होगी जी बात? जी 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 जी। नंबर दिया जाके अपडेट करवा देता है, तो वो जो प्रीवियस नंबर की हुआ क्या वो दोबारा फिर आप कर सकते हैं, वो फ्री हो गया नंबर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एड्रेस। जब आप अपना पर्सनल एंटीन बना रही हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने घर का एड्रेस करें। ठीक है, ये जो आपका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका करंट एड्रेस है, परमानेंट यही आपका, यहीं पे रह रही हैं आप। अच्छा, एड्रेस एंटर करने से पहले आपसे एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर जो एड्रेस एंटर करूंगा ना सर, इसी एड्रेस की बेसिस के ऊपर क्या होगा, मुझे रीजनल टैक्स ऑफिस एलोकेट किया जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं कि वो लेट सपोज इंटीरियर से आए हैं कराची जॉब करने के लिए, और उनका इंटीरियर का एड्रेस डला हुआ है, और वो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इस एड्रेस इंफॉर्मेशन के अंदर अपने इंटीरियर का एड्रेस, जो पुराना उनका एड्रेस होता है, वो एंटर कर दे देंगे। होता क्या है, बैठे हुए यहाँ पर है, फैमिली सारी यहाँ पर है, काम यहाँ कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, एड्रेस डाल दिया अपने गाँव का। ठीक है जी। तो वहां पर जो रीजनल टैक्स ऑफिस होगा वो आपको एलोकेट कर दिया जाएगा, ना कि आपका ये। जी बिल्कुल ले लेगा सर, यहाँ पर वो ऐसी ऐसी बातें भी ले लेगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है कि आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है जी। अच्छा जी, टाइप में आते जी रेजिडेंशियल, दिस इज हाउस, इसको आप अदर कर दीजिएगा, एज सच इन्फॉर्मेशन इतनी यहाँ पर जरूरत नहीं है देने की। यहाँ से हमने करना है जी। तो बाद में जाके मॉडिफाई भी हो सकता है यही सब। जी, लेकिन एक बात बता दूं, आप जैसे ही इसको मॉडिफाई करेंगे ना, तो मॉडिफिकेशन करने पर आपका एड्रेस तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका आरटीओ चेंज नहीं होगा। आरटीओ चेंज करवाने के लिए आपको कम से कम जो है ना 6 महीने आप अपने माइंड में रख लें कि आपको वहां पर जो है अपने जूते घसीटने पड़ेंगे, क्योंकि आरटीओ जो है वो चेंज करवाने का जो प्रोसेस है बड़ा ही लेंदी है। उसके अंदर डिफरेंट चीफ कमिश्नर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी इस्लामाबाद से अप्रूवल आती है, देन उसके बाद आपकी अप्रूवल होती सवाल है। मैंने इसलिए पूछा मिसाल के तौर पर कि मोहतरमा क्या बन रहा है, वो एक अपार्टमेंट में रह रही है और आगे जाके दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चेंज जाती हो है, सकता है सर। तो आरटीओ तो सही नहीं रहेगा ना, एरिया सेम है। इट डिपेंड्स सर, कराची के अंदर 2 आरटीओ है, मैं अगर साउथ का एड्रेस लिखूंगा तो आरटीओ 1 आएगा। शिपिंग साउथ में ही होती है, हाँ बट फिर कोई इशू बड़ा नहीं, इशू नहीं। इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, इनका जो एड्रेस है वो है मलीर का, जिला कराची मलीर। ठीक है जी। क्लियर होगी जी बात? मैडम अपना एड्रेस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए प्लीज। कहाँ पर जी? अच्छा, दाऊद की बात। ठीक है जी। अच्छा, कैपेसिटी में आप बताना है कि आपने जो ये घर का एड्रेस यहाँ पर एंटर किया है, आप यहाँ की ओनर है या आप टेनेंट है जी? ठीक है जी। तो उसमें क्या करूँ मैडम, फिर बताइए मुझे।
आप फिर ऑक्यूपेंट है ना वहां की, आप ऑक्यूपेंट है, योर ऑक्यूपेंट। ठीक है जी, तो आप क्या है जी, ऑक्यूपेंट। अगर आप ओनर है तो आप ओनर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप बेनामी है तो बेनामी कर लीजिएगा, रेंटेड है तो बिल्कुल सर ये लिखा हुआ है टेनेंट सेम रहेगा ये। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। सर ये बिजनेस के लिए यूज होता है, ये पर्सनल के लिए यूज नहीं होता, राइट। तो आपने क्या करना चाहिए यहां पर, मैं मैडम के केस में करूंगा। अच्छा, शेयर कितना लिखूं जी, 100%। मैडम आपके कोई बहन भाई है, में एक रिश्ता वाला था, मतलब वाले साहब। कितने हैं जी। अच्छा जी, अब सिनेरियो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं अपने एंटीन बना रहा हूँ, वो हमारे वालिद साहब का घर था और अब मैं और मेरा भाई वहां पे रह रहे हैं। आधा अगर उसके जी आधा हमारा है, तो आप यहाँ पे 50% कर दें। ठीक है, अगर आपके ज्यादा बहन भाई हैं तो आप उसको उसी तरीके से इक्वल डिवाइड करके लिख दें। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, एज सच यहाँ पे कोई भी अमाउंट या फिगर लिखने से आपका कोई नुकसान एज सच नहीं है। ठीक है, टेनेंट के केस के अंदर क्या करेंगे जी आप, 1%, 1 से लेके 100 तक आपने कोई फिगर एंटर करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ जी, लेट सपोज मैडम आपका मैं कर देता हूँ जी, लेट सपोज 20%। राइट, ठीक है जी। सॉरी, तो आप जहाँ पे करंट एड्रेस आपका जो करंट एड्रेस होगा, आप वो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है जी, नहीं कंपलसरी नहीं है। अच्छा जी, अपने यहाँ पे शेयरिंग गलत भी लिखी है, उनको मसला कोई नहीं ऐसा यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है। ये बेसिकली मकसद क्या है एफबीआर का कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कैपेसिटी का मतलब समझा दें सर, यहाँ पर जो हमने रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा है, हमने ये बताना है कि हम उस घर के ओनर हैं, टेनेंट हैं, ऑक्यूपेंट ने कौन है, घर पे कब्जा किया हुआ है, तब भी बता दें ऑक्यूपेंट के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, और उसका शेयर आपने रेलेवेंट बताना है कि आपका शेयर क्या है। सॉरी जी, जी, आप इन पांचों में से कोई एक हो सकती हैं एफबीआर की नजर में, असल में क्या है वो आपको पता होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है जी आपने, कैप्चा मैंने फिलअप किया, और उसके बाद मैंने क्या करना है, नहीं, मैंने दोबारा जाके इसको कंप्लीट रिव्यू करना है, क्या मेरा सीएनआईसी नंबर ठीक है, क्या मेरे नाम की स्पेलिंग ठीक है बिल्कुल, क्योंकि नेम चेंज के अंदर भी आपका अगर लीगल वे की तरफ जाएंगे तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, मैडम ये प्लीज चेक कर लें, आप डबल चेक आपकी नेम की स्पेलिंग, आपके नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। यहाँ पर एक सवाल है कि हमारा आईआरएस इतना स्मार्ट नहीं है, अगर मैं अपना एनआईसी डालता हूँ सर होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली नेम नेम आ जाना चाहिए। एड्रेस नहीं वगैरह होता, लेकिन जैसे ही मैं बनाऊंगा तो एक प्रोफाइल पिन का ऑटोमेटिकली नादरा का डाटा आ रहा होगा, इस स्टेज पर नहीं आएगा। नहीं। अच्छा जी, मगर एड्रेस को है ना नागरा जी बिल्कुल। सॉरी, यहाँ पर ब्लॉक A3 लिखा है। अच्छा जी, मैं आप करता हूँ जी सबमिट। मेरी बेनामी क्या होता है। सर आपने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। मैडम आपके एसएमएस पे कोड आएगा और एक ईमेल पर। अगर किसी को सबमिशन के वक्त एसएमएस पर कोड ना आए, वेट जस्ट अ सेकेंड, एसएमएस पे अगर कोड ना आए तो ये प्रोसीजर जरा फॉलो कर लें। MSG टाइप करें टेक्स्ट मैसेज में और 9966 पे सेंड कर दें प्लीज। क्लियर होगी जी बात। सॉरी, MSG मैसेज की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, MSG, वो टाइप करके 9966 पे सेंड कर देंगे अगर आपको विद इन 1 मिनट कोड रिसीव ना हो। बताइए जी एसएमएस कोड, मैडम एसएमएस कोड। सॉरी, 0, हम्म, हम्म,
यहाँ पर नहीं है टाइम लिमिट। ऑल मेल्स चेक करें, जंक चेक कर लें, स्पैम चेक कर लें। नहीं सर, ये अभी आप 10-15 मिनट के बाद भी करें तो ये उठा लेगा, कोड वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इनको खुद पता है ना कि हमारा सिस्टम कैसा है, जाते जाते 10 मिनट भी लग सकते हैं, टाइम लिमिट इन्होंने दिया हुआ है। ईमेल पे आजकल आ रही है, वैसे से ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है सर। एसएमएस पे तो आ गया, ईमेल पर नहीं आ रहा। आजकल इशू जो है ईमेल पर आ रहा है। वैसे अगर कन्वर्टेड सिम है ना, अगर आपने नेटवर्क सही सेलेक्ट किया हुआ तो फिर आ जाएगा आपको कोड, इशू नहीं है। बस आपने प्रॉपर अपना नेटवर्क जो है ना वो आपने सेलेक्ट किया हो। रिसेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो दोनों चीजें दोबारा फिर दोनों दोनों दोबारा नए। जी मैडम। नहीं, चले एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं। एंटी का अगर बन जाते तो फिर तो हर साल जो है बेटर। जी सर, करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है आजकल ईमेल पे, देख लें एक आध मिनट। अगर हम नहीं करें तो नोटिस आएगा। हाँ, नोटिस ऑटोमेटेड नोटिस आ जाते हैं। तो हाँ फिर आप किसको। जी सर, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अभी तो सिर्फ इन्होंने एंटीन बनवाया है ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे एंटीन? फिर तो आप बनाएंगे ना, फिर तो आपने बनाना ही है एंटीन, फिर क्या करेंगे आप लोग? ठीक है जी। नहीं है मैडम। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एज्यूम कर लेते हैं कि मैडम को कोड रिसीव हो गया और हम इसको करेंगे सबमिट। जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना, तो क्या होगा, पासवर्ड जो है वो इनकी ईमेल एड्रेस पर इनको रिसीव हो जाएगा और साथ साथ उनके इनको एक 4 डिजिट का पिन कोड रिसीव हो जाएगा, वो आपने सेव कर लेना। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यहाँ तक। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने जितना भी अपना डाटा एंटर करना है वो एज पर सीएनआईसी होना जरूरी है। एड्रेस जरूरी नहीं है कि एज पर सीएनआईसी हो, वो एड्रेस हो जहां पर आप रह रहे हो, आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो। ये ना हो कि आप अपने पिछले कहीं गांव या किसी और शहर के एड्रेस डाल दे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो। कल को अगर कोई आपको नोटिस या एनओसी निकलवानी हो या कुछ काम करना हो तो उसके लिए फिर आपको ऑल द वे उस वाले रीजनल टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं आना पड़ेगा। यहाँ से आपको कोई बंदा काम नहीं कर देगा। ठीक है जी, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। क्लियर होगी जी बात? सर न्यू पासवर्ड आता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता पासवर्ड फॉरगेट। वो सर 60 डेज के बाद करना पड़ता है। आप न्यू नहीं अभी भी इवन जनरेट करते तो वो भी नहीं एक्सेप्ट नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, करता। आप दोबारा कर लें, ऐसा तो नहीं हो रहा। सर उसको आप ओल्ड पासवर्ड एंटर करें और आप न्यू पासवर्ड सेट कर लें, लेकिन न्यू पासवर्ड सेट करने का एक पैरामीटर है, उसको देख लें नीचे स्पेशल कैरेक्टर आप कौन से एंटर कर रहे हैं, तो वो देखने के बाद उसको एंटर करें तो उसके बाद आपका हो जाएगा काम, इसलिए वाली बात ही नहीं। वो तो हो रहा है मैडम, वन लास्ट टाइम नहीं है, चले जी, इट्स ओके। हम यहाँ पर फिलहाल क्या करते हैं जी। अच्छा, जब आपका लेट सपोज एनटीएन बन जाए, अब आपको क्या करना है जी, कंफर्म करना है कि मेरा एनटीएन बना है या नहीं बना। लॉगिन करें। ऐसे ही जी, लॉगिन करने से पहले आप क्या कीजिएगा, इसी पोर्टल पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी नजर आ रहा है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे जी, और
अपना CNIC एंटर करेंगे। मैं भी आपके सामने अपना CNIC एंटर कर देता हूँ। और ये मैंने एंटर किया, और ये मेरी एनटीएन की एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन है जो आपके सामने ही आपको नजर आ रही है जी। ठीक है जी। अब क्या है जी, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर CNIC नंबर है। ये रेफरेंस नंबर मेरा क्या है? ठीक है जी। सेल्स टैक्स में मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। नाम मेरा आ गया, कैटेगरी आ गई, अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एंड सेल नंबर, एड्रेस आ गया जी। कब रजिस्टर्ड हुआ हूँ जी मैं? RTO कौन सा है जी मेरा? 1। क्यों? क्योंकि मेरा साउथ का एड्रेस आ रहा है। दो आरटीओ है, आरटीओ यस, वन और आरटीओ RTO 1 एंड RTO 2। RTO 1 का जी ऑफिस का है। टू। यस एग्जैक्टली। आपने आर्ट्स काउंसिल देखा ही होगा सबने, जी जी फिर असेंबली देखी होगी। जी जी। उसी के बैक साइड पे जो बिल्डिंग है एफबीआई की, जो मेन इनकम टैक्स बिल्डिंग है, दैट इज RTO 1, राइट। और जो RTO 2 है, एक जौहर में भी है और एक उनका ऑफिस नीपा पर भी है। ठीक है जी। यस। लेकिन जब कभी भी आपको RTO 2 से काम हो तो आप डायरेक्ट जौहर ही जाइएगा, नीपा वाले मत जाइएगा। वहां पे मोस्टली काम आपके नहीं होते, वो आपको जौहर ही राउट कर देते हैं। अरुण सेंटर के सामने। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जौहर वाला जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है जी। यहाँ पर मेरा स्टेटस क्या रहे जी? कौन सा स्टेटस? चलिए, आप टाइम भी रिटर्न फाइल करते हैं। नहीं, यही समझाना मैंने समझाना आपको ये कि जो मेरा एक्टिव का जो स्टेटस आ रहा है, ये बेसिकली मेरा रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, ये मेरा फाइलिंग स्टेटस नहीं है। अगर आपने देखना है कि जी कि मेरा नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर नहीं देखना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको एक सेपरेट लिंक पर जाना पड़ेगा। क्लियर होगी जी बात? अच्छा। इनकम टैक्स एक्टिव जो सर यहाँ पर लिखा हुआ था, उसका मतलब था कि जो मेरी रजिस्ट्रेशन है ना, वो एफबीआर के साथ एक्टिव है, बिल्कुल सही है। एफबीआर ने मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, डीलिस्ट नहीं किया, वो ये कभी करेगा भी नहीं। क्योंकि लोग कबर में चले जाते हैं और वो 4 साल के बाद नोटिस दे रहे होते हैं कि जी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, और फिर हम उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट अटैच करके जमा कराते हैं, सर इनकी डेथ हो गई है। ठीक है जी। हालांकि डाटा को नादरा के साथ जब इंटीग्रेट है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स को नोटिस आए, वो बेचारे, उनकी वफात हो गई, और फिर मैंने डेथ सर्टिफिकेट उनकी फैमिली से मंगवा के अटैच करके उसकी कंप्लाइंस कर दी कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आज तक उनके एनटीएन क्लोज नहीं हुआ। ठीक है जी। तो एनटीएन आपका क्लोज नहीं होता। अच्छा जी, मैंने अपना फाइलिंग स्टेटस कहाँ से चेक करना है? ये सामने आपको नजर आ रहा है जी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। ठीक है जी। मैं यहां पर अपना CNIC नंबर एंटर करूंगा, और करंट डेट में मैंने चेक करना है, मैं इसको बैक डेट में भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ जी, ये देखें जी, ये मेरा फाइलिंग स्टेटस जो है क्या रहा है? एक्टिव हो। क्लियर होगी जी बात? बैक डेट में क्यों चेक करेगा? सर ये बेसिकली आगे जाके कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, विदहोल्डिंग का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बैक डेट में जाके चेक करनी पड़ती हैं चीजें, कि वो बंदा था या नहीं था। तो ये डेली बेसिस पे अब जो है ना, लिस्ट अपडेट हो जाती है। ठीक है। क्लियर होगी जी बात? अच्छा जी। हमारे दोस्तों का एक त्योहार आ रहा है, तो प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आप। सर वो उनका सिस्टम उन्होंने अपडेट करवाना है। ठीक है जी। आपका मसला यहाँ पे नहीं होता, क्या बहुत सी कंपनीज के हमारे पास ये कंप्लेन आती है कि सर हमारा स्टेटस इनएक्टिव है, पैसे कट गए। जब हम उनको ये भेजते हैं, उस रेलेवेंट डेट का भेजते हैं, तो वो अटैच करके साथ में एप्लीकेशन रिक्वेस्ट देते हैं, वो कहते हैं जी वापस पैसे रिवर्स हो गए। ये देखिए सारी चीजें इंटीग्रेट है आपस में। तो वो बैंक की लिस्ट भी अपडेट हो रही होती है, नादरा की भी अपनी हो रही होती है, वहां पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास भी सारे काम चल रहे होते हैं। हो सकता है कहीं पे कुछ ना कुछ दिन से देर हो जाए, थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है चीजें जो है लिंगर ऑन हो जाए, अदरवाइज ये रियल टाइम पे चीजें अपडेट हो जाती हैं। अभी जैसे फाइलिंग का सीजन है तो आजकल ये मसला रहेगा, और ये नेक्स्ट 2-3 महीने तक प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि क्योंकि ट्रैफिक बढ़ चुका होगा। यस एग्जैक्टली, लोग डेली बेसिस पे रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, उनका डेली बेसिस पे रियल टाइम में एक्टिव टैक्स पेयर पे उनका नाम आ रहा है, क्योंकि पीछे बैकएंड पे वर्किंग चल रही है।
तो एरर की तो इस वक्त गुंजाइश में समझता हूँ ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ। अच्छा जी सर, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए मैंने पहला स्टेप तो कर लिया कि मैंने क्या किया, एनटीएन रजिस्ट्रेशन कर ली, या एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन मैंने कर ली। अब मैंने करना क्या है कि मैंने अपना बिजनेस ऐड करना है। उसके लिए जी मैं क्या करूंगा, लॉग इन करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। अच्छा जी, अब ये मुझसे भी क्या मांग रहे हैं सर, न्यू पासवर्ड। सबके साथ आ रहा है अभी, सबके सर ये आफ्टर एवरी 60 डेज आपको चेंज करना है। साथ। वो खत्म हो गया सर, 2-3 दिन पहले ही हुआ है। अभी सबके लिए खत्म कर दिए सर, फिलहाल तो सबके लिए खत्म कर दिए। सर देखें हो गया जी रीसेट, हो गया ना रीसेट। ये है जी हमारा आयरिस का पोर्टल, या होम पेज कह लें, या इसका इनिशियल इंटरफेस कह लें कि जी आपको यहां से अब सारे काम करने। ये होता क्या है, ये सारे टैब्स हैं किस चीज के लिए, हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपने कमिंग क्लासेस के अंदर इसको देखेंगे। आज हमारा ये ऑब्जेक्टिव या एजेंडा नहीं है। हमने करना क्या है, बिजनेस एडिशन करनी है। कैसे करनी है जी बिजनेस एडिशन, ये आपके सामने आपको ये ह्यूमन आइकन नजर आ रहा है। आप जाएंगे प्रोफाइल पे, तो ये मेरा डाटा सारा का सारा यहाँ पर आपके सामने है। ये यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पेज के ऊपर अपना सेल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस ये अपडेट कर सकता हूँ। बाकी मैं किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन इस पेज से चेंज नहीं कर सकता। ये नादरा से उठा रहा है जहाँ पे ये लिखा है? ऑटोमेटिकली नादरा से भी उठा रहा है, और जो मैंने चीजें दी थी वो सारी वहां से भी उठा रहा है उसको। ठीक है, क्लियर होगी जी बात। सेकंड वन इज इनकम सोर्सेस। जब किसी बंदे ने क्या करना है, कोई अगर बिजनेस ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इनकम सोर्स ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। क्या, कौन सा करेगा जी, कौन सा सोर्स ऐड करेगा, बिजनेस। ऐसा ही है, ये मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर ली। नंबर 3, अब यहां पर मैंने क्या करना है, अपने बिजनेस की डिटेल्स एंटर करनी है। क्या करनी है जी, क्या डिटेल्स हैं जी। सबसे पहले क्या करूंगा जी, मैं नाम एंटर करूंगा। चले मैं अपने फर्म का नाम यहां पर लिख देता हूं। ठीक है जी, ये मैंने नाम यहां पर लिख दिया। कैपेसिटी सेलेक्ट करते हैं जी। सपोज अगर आप सैंडविच पर्सन और आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो यही तरीके का जी यही तरीके का बिजनेस ऐड करने का सर, यही तरीके का है। अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी बंदे की सैलरी है वो कारोबार नहीं कर सकता, कर सकता है सर। इसी वजह से अगर वो सेपरेट रखना चाह रहे हैं कि उसका एंटिटी अलग हो जाए, एंटिटी अलग हो, मुमकिन नहीं तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर मुमकिन नहीं है, कंपनी के केस के अंदर और पार्टनरशिप के केस के अंदर मुमकिन है। ठीक है जी। है। अच्छा जी, कैपेसिटी में सेलेक्ट करना जी, आप इस फर्म के ओनर हैं, कौन है। ठीक है जी, किस दिन से जी आपने स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ जी आज ही की डेट से मैंने, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो पहला स्टेप तो हमने ये कर लिया। दूसरा स्टेप, एक्टिविटीज, कि मेरी इस बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, मेरा, यस, नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे इस बिजनेस की कोर एक्टिविटीज क्या है, प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, हम किस चीज का काम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी को मैंने चेक किया, और अब यहां से जाके मैंने उस सेक्टर को ढूंढना है। ठीक है जी, अब यहां पर ये तकरीबन कोई मोर देन 60-70 पेजेस हैं। यहां पर मैंने कीवर्ड्स के थ्रू अपने उस बिजनेस को
फाइंड करनी। मैं कहता हूँ जी मेरा बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट का है फॉर एग्जाम्पल। आगे जी रियल एस्टेट एक्टिविटीज। ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है। ये आगे यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मेरी ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंट भी आगे सर, यहाँ पर भी डिफरेंट आपके पास एक्टिविटीज आ रही हैं। ट्रैवल की बात करें तो 4-5 ऑप्शन आते हाँ, हैं, तो सबसे केवल अभी आपने आपका जो सबसे करीब जो रेलेवेंट होगा ना, आपने उसको सेलेक्ट करना है। मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन नहीं है। नहीं, जस्ट वन। बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कार्गो। तो कार्गो के लिए सर ये आ गया। मैं कहता हूँ जी जनरल ऑर्डर सप्लायर। ये आ गया। इंपोर्टर बोलता हूँ जी, तो मेरे पास ये एक्टिविटीज आ गई जी इंपोर्टर की। सर मैंने सवाल इसलिए किया था, एक ट्रेडिंग कंपनी है, एक्सपायरी ट्रेडिंग कंपनी, उसका एक बिजनेस नहीं है, तो मल्टीपल जॉब्स कर रही है। वो टेक्सटाइल में भी हाँ, वो काम आगे आप एडिशन एडिशन कर सकते हैं फर्दर एक्टिविटी की, लेकिन प्रिंसिपल एक्टिविटी तो एक ही होगी ना सर। बिजनेस आपका मेन बिजनेस की जो एक्टिविटी होगी वो तो एक ही होगी। नहीं होगी ना। मैं आपको सर समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। जी, तो एक्सपायरी ट्रेडिंग कंपनी, उसकी टेक्सटाइल फर्म भी है और फूड फर्म भी है। समझ गया ना। नेचर ऑफ बिजनेस दोनों डिफरेंट। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर इस बिजनेस के पर्पस के लिए किसी एक एक्टिविटी को प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाना है। ये मैंडेटरी। यस, मैंडेटरी। तभी मैंने वो चेक किया, अगर मैं चेक नहीं करूंगा ऑब्जेक्शन दे देगा। फिर टेक्सटाइल हमारा टैक्स रेट्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। बिजनेस देते नहीं सर। ठीक है जी। इतना इनका सिस्टम या इतना मैकेनिज्म उनके पास स्ट्रांग नहीं है कि वो नेचर ऑफ एक्टिविटी से आपका बिजनेस के रेट्स को जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। पॉसिबल ही नहीं है वो। एक्टिविटीज को तो मॉनिटर कर रही है, लेकिन टैक्स को कहाँ मॉनिटर कर रही है एक्टिविटी के साथ। हो सकता है और बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अंदर उन्होंने करवा दी हो या कर दी हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कि मैं यहाँ पे जो एक्टिविटी एंटर करूंगा सिस्टम ऑटोमेटिकली वही टैक्स कैलकुलेट करेगा। नो, वो काम कैसे होगा वो हमने आगे खुद देखना है कि हमने करना कैसे उसको। सेल्स और सर्विसेज आप कहना चाह रहे हैं कि एक ही इसमें है? सॉरी सेल्स एंड सर्विसेज जो अगर कोई दोनों तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक ही सर, एंटिटी में प्रिंसिपल अगर एक ही एंटिटी में डालना चाहते हैं तो पहले किसी एक एक्टिविटी को प्रिंसिपल एक्टिविटी बनाए, और बाकी आप दूसरी किसी एक्टिविटी को ऐड कर लें अपने साथ। वो ऐसा सब एक्टिविटी है। यस, एग्जैक्टली, सब एक्टिविटी होगी। एग्जैक्टली। जनरल से मतलब सर, जनरल जनरल स्टोर लिखे जो पूछना चाह रहे हैं। जनरल स्टोर पान की दुकान है या रिटेलर। सर उसके लिए जो है ना, मैं कहता हूँ जी अगर मैं यहाँ पे कियोस्क लिखता हूँ, लेट सपोज कियोस्क हमारे पास कुछ भी नहीं है। रिटेलर लिखे। आप एक काम करें, आप इसको करें जी, इसको। सर रिटेलर लिखे। सर वेट वेट, रिटेलर ना करें सर, फंस जाएंगे आप। सेल्स टैक्स भी तो है ना, सारी चीजें देखनी है सर। तो आप इसको सर अदर भी कर सकते हैं, या अगर सर की बात को हम कंसिडर करें रिटेलर की, रिटेलर में भी सर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें इसमें करना क्या पड़ेगा सर। जनरल जनरल स्टोर में भी नहीं होगा सर। जनरल सप्लाई में नहीं आएगा? नहीं है जी इसका। अच्छा, ये ये आ गया। अदर सर्विसेज जनरल स्टोर की यहाँ पर आ रही है जी, तो आप सर इसको ये कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी सर, अगर छोटा मोटा की आपकी शॉप है, सारी चीजें, आप इसको ये कर दें, कोई प्रॉब्लम। लोग क्या करते हैं, लोगों को कुछ भी नहीं पता तो क्या करते हैं, वो अदर करके कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट करके उसको एंटर कर देते हैं जी। एक चीज का ऑर्डर कर दे। कोई मसला नहीं है सर। ऐसे भी लोग हैं जिनके रेस्टोरेंट है और आगे लिखा हुआ है ट्रेडिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, हमने खुद देखे। ट्रैवल का काम है, लिखा हुआ है जी इम्पोर्टर। इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनिशियली ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप रिटर्न सारी बातें फाइल करेंगे, कभी आपका केस ऑडिट में सेलेक्ट होता है, कोई नोटिस होता है, तो फिर वहां आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो फिर यही बता सकते हैं कि जी ये एक हमारा मिस्टेक है या हमारा एरर है जो हमने सेट नहीं किया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ कि मैं इसको अभी जनरल ऑर्डर,
आप छोड़ दें। इसको करता हूँ जी 9th पे, ओके किया, एंड देन ये मेरे पास ये एक्टिविटी आ गई सर। सर अगर आप कुछ सब एक्टिविटी ऐड करना चाह रहे हैं, ये रहा आपके पास एडिशन का ऑप्शन। आप इसी तरीके से यहाँ पर हैं, आप उसको कर दें। मगर जो नंबर 1 है वो आपका principal सर ये बिल्कुल ये आपका प्रिंसिपल है। है। इंडियन में मल्टीपल ऐड कर सकते हैं अपने, सॉरी, मल्टीपल बिजनेस ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर अगर पर्सन हाउस वाइफ है तो क्या होगा? सर अगर हाउस वाइफ है तो आपने ये काम करना ही नहीं है ना। आप बिजनेस ऐड क्यों करेंगे? आप सिर्फ एंटीन करें, रजिस्ट्रेशन हो गई, दैट्स इट, काम खत्म। ये काम जो सेकंड स्टेप में बिजनेस एडिशन का बता रहा हूँ, ये उस बंदे के लिए जो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस ऐड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। सर वो आगे इंशाल्लाह बताऊंगा अभी इसको, ठीक है। अच्छा जी, जाहिर सी बात है, ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ मैं किसी न किसी एड्रेस पे तो कर रहा हूँ, कहीं से तो ऑपरेट हो रहा होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा, ऐड एन एड्रेस। क्या है ये एड्रेस? मैं कहता हूँ जी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और मैं कहता हूँ जी ये ऑफिस है, और मैं कहता हूँ ऑफिस नंबर 408, 4th फ्लोर। ठीक है जी, ये भी सिर्फ समझाने के लिए आपको। अच्छा, अगेन पूछ रहे जी, आप यहाँ पर ओनर हैं या टेनेंट है इस प्रॉपर्टी में? ठीक है जी, अगर अपना ऑफिस नहीं है तो आप टेनेंट कर दो, क्या करेंगे? शेयर 1%। सर ये आपका एड्रेस भी आ गया। तो इस टैब में हमने कितनी चीजें की? 3। पहले बिजनेस नेम एंटर किया, सेकंड में एक्टिविटी, और तीसरे में एड्रेस। मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरा बिजनेस यहाँ पर आ गया जी। अब अगर मुझे इस बिजनेस को एडिट करना है तो ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप एडिट कर लीजिएगा। डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर दीजिएगा। क्लियर होगी जी बात? अच्छा जी, एड्रेस में मैं आऊंगा और मैं इस वाले ऑफिस को सेलेक्ट कर लूंगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले को। क्लियर होगी जी बात? यूटिलिटी कनेक्शंस में आऊंगा तो मुझे यहाँ पर ऐसे फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट्स में आऊंगा तो मुझे यहाँ पर एज सच किसी भी किस्म की बैंक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की राइट नाउ आज के कानून के मुताबिक जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्यों किया हुआ है? 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि हर बंदे ने अपनी प्रोफाइल में जाके अपना बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करना है। उस वजह से हमें करना पड़ा, जो आज तक वहीं पर है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? लेकिन अगर आज आप किसी के कैंटीन बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट एंटर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी बात? अच्छा जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहां पर मेरे वाले साहब का नाम आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या जी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है जी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में क्या फर्क है? जो आपका सबमिट कर रहा था रिटर्न। लीगल हेयर्स बेसिकली आपकी क्या आएंगे जी? यहां पर आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव में अपने लीगल हेयर में का किसी न किसी का आपने एंट्री करना जरूरी नहीं, नहीं है जरूरी। करना चाहते हैं कर दे, नहीं करना चाहते इट्स अप टू यू। कोई इसके ऊपर किसी किस्म की कोई समझ लें कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आने वाला जिसकी वजह से आपकी फाइलिंग या आपके टैक्स स्टेटस का कुछ ना कुछ मामला खराब हो। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, करना क्या हमने, मैं बेसिकली एज ए कंसल्टेंट क्या करता हूं कि मैं जिस बंदे का एंटीन बनाता हूं ना, मैं इस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाले कॉलम में आके क्या करता हूं, अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करता हूं और उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी तो खैर ये मेरा ही है। जब मैं अपने किसी क्लाइंट के एनटीएन पे आके ये काम करता हूं ना, तो होता क्या है कि इस बंदे का एनटीएन मेरे एनटीएन के साथ लिंक हो जाता है।
इस क्लाइंट का एनटीएन मेरे अपने एनटीएन के साथ लिंक हो जाता है। मतलब क्या हुआ? पासवर्ड्स पे कोई इशू हो जाते हैं तो आप अपने केस से भी इसको खोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब मैं अपना अपना एज अ कंसल्टेंट अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करूंगा तो मैं अपने ही पोर्टल से इस क्लाइंट की कंप्लाइंस कर सकता हूँ। मुझे नोटिस भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, सिर्फ सेल्स टैक्स के लिए प्रॉब्लम होगी, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आपको उनकी आईडी से ही करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की जितनी भी कंप्लाइंस है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? अच्छा या बुरा? हाँ। अब सवाल ये है कि ये काम गलत है या सही? इस काम का मतलब ये है कि सर आप इन सब लोगों की लाइबिलिटी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अगर लाइबिलिटी रिकवर नहीं हुई तो किसको उठाएंगे? मुझे। ठीक है जी। तो आपने जब भी यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है तो देखभाल के कीजिएगा कि किसके लिए कर रहे हैं। पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस बिल्कुल हुए हैं कि जहाँ पे कंपनीज के ऊपर मिलियंस की बिलियंस की रिकवरी थी और उनके लीगल एडवाइजर्स को, उनके जो वकील हजरात थे, उनको उठा लिया गया। सॉरी, नहीं कह रहे सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आपने बिलाल खत्री को ऐड किया हुआ? सर मुझे अभी देख के याद है कि मैं किसी क्लास को बता रहा हूँ इसी तरह जिस तरह आपको बता रहा हूँ, और मैंने किसी को ऐड किया है। तो अब बिलाल खत्री मेरी लाइबिलिटी के जिम्मेदार, और मेरी अपनी आईडी के अंदर कोई 200-300 क्लाइंट है, और बिलाल खत्री साहब अल्टीमेटली उन 200-300 कंपनियों को अल्टीमेटली देख रहे हैं। आप क्या ठीक है कर देंगे? सर, मैंने डिलीट कर दिया। पहला काम मैंने यही किया है। ठीक है जी सर। अपने एनटीएम से जब आप उसमें आईआरएस में अपने किसी क्लाइंट की मतलब चीजें देख रहे होते हैं, एक तो इंटरफेस देखिए, आप अपने आईडी से लॉगिन वगैरह। मैं जब भी कोई फॉर्म ओपन करूंगा ना, वो एनआईसी नंबर मांगेगा, मैं उस क्लाइंट का एनआईसी नंबर एंटर करूंगा, उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। ठीक है जी। तो अब होगा क्या? अच्छा, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर। क्या मुझे बताएं, बिजनेस एडिशन के केस के अंदर ये टैब रेलेवेंट है या नहीं? तो किसके लिए रेलेवेंट है ये? अगर वो करना चाहता है तो कर दे। करे क्या बंदा? अगर किसी बंदे ने ऐसा सैलरीड पर्सन एंटीन बनाया है तो वो अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोफाइल में आके सबसे पहले अपना इनकम सोर्सेज सैलरी कर ले, और दूसरा काम एम्प्लॉयर। कैसे ऐड करेगा जी? यहाँ पर आएगा। अच्छा, वो कह रहे जी फर्स्ट सेलेक्ट सैलरी एज इनकम सोर्सेज। मैं यहाँ पे करता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल सैलरी। एम्प्लॉयर पे आया, क्या मांग रहे जी वो? उस कंपनी का, उस एम्प्लॉयर का एनटीएन नंबर। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के एनटीएन नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे, सर्च करेंगे तो वो कंपनी आ जाएगी, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जी, ये आपकी क्या है? एम्प्लॉयर। दैट्स इट। कंपनी रजिस्टर्ड ना हो। हाँ, ये एक अलग बात है सर। अगर कंपनी रजिस्टर्ड ना हो तो वो एक अलग कहानी है, फिर आप ये काम क्यों करेंगे सर? जी, तो सर उनका एफटीएन होता है, आप एफटीएन नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे जी। फ्री टैक्स नंबर नहीं, एनटीएन सर, एनटीएन होगा सर, नेशनल टैक्स नंबर। बताने का फायदा ये कि भाई मैं इनका कौन हूँ जी? एम्प्लॉय हूँ, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं इस कंपनी का मुलाजिम हूँ, इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। वेरी सिंपल। ना करें, कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ की तरफ से आप पर इम्पोज नहीं की गई है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन आप देंगे उतना आपके लिए, बस मैं आंखों से इशारा कर सकता हूँ। ठीक है जी। गवर्नमेंट का मतलब जो कंपनी मतलब गवर्नमेंट इदारा है उसका एनटीएन एफटीएन नंबर जाएगा। जी सर, फ्री टैक्स नंबर कहते हैं। अच्छा जी, मुर्तजा साहब कह रहे हैं जी मल्टीपल कंपनी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। कैसे? मैडम वो तो कंपनी का हेडेक है ना, उससे आपका क्या लेना देना? आपको तो सिर्फ वहां से सैलरी मिल रही है, आपने सैलरी डिक्लेयर करनी है, दैट्स इट। कंपनी जाने, रेगुलेटर जाने, कंपनी के वकील जाने, उनके कंप्लाइंस जाने, फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने, या जो भी उनका लीगल कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको वहां से जो सैलरी रिसीव हो रही है, आपने वो सैलरी यहाँ पर डिक्लेयर करनी है, दैट्स इट। ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर एनटीएन होल्डर का पहले वाला एड्रेस एंड बिजनेस एसेट डिफरेंट रीजन से हो, कोई मसले वाली बात नहीं है सर। जो आपने एनटीएन रजिस्ट्रेशन करते वक्त
जो एड्रेस आपने एंटर किया है, आप वो एड्रेस अगर डालेंगे, उसी की बेसिस के ऊपर आपका आरटीओ एलोकेशन होगी। अगर आप बिजनेस पर्सन है और आपका लेट्स सपोज बिजनेस कराची में, और आप खुद जो है लाहौर से आए हुए हैं, लेकिन आप सारा काम कराची में कर रहे हैं क्योंकि आपका कराची में बिजनेस है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उस वक्त फर्स्ट टाइम आप क्या करें, कराची का अपने ऑफिस का बिजनेस एंटर करें, ताकि आपके जितने भी बिजनेस के मामलात हों, टैक्स के मामलात हो, वो यहीं पर इसी शहर में सॉल्व हो, उसी रीजनल टैक्स ऑफिस में, ना कि लाहौर में। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अटैचमेंट्स में क्या करना है जी? कुछ नहीं करना आपने, आप सिंपली इसको प्रिंट कीजिएगा और यहां पर आके इसको अटैच कर दीजिएगा। क्या इशू हो? एविडेंस जो मांग रहे ये 181 सर यही फॉर्म है जो अभी हमने फिलअप किए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें ना भी कुछ करें तब भी ये सबमिट हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम? सर अगर डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर आपके पास तो कैसे? सॉरी सर, ये बिजनेस ही की मांग रहा है, उसके बगैर भी सबमिट हो जाएगा सर, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाएगा सर। नहीं सर, आज तक मेरे तजर्बे के मुताबिक तो कोई नोटिस इस बेसिस के ऊपर रिसीव नहीं हुआ कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी और रजिस्ट्रेशन में आपने किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं की, नहीं हो। क्लियर होगी जी बात? अब मैंने क्या करना है जी? मैंने करना है जी वेरीफाई चेंजेस, और यहां पर मैंने अपना 4 डिजिट पिन कोड एंटर करना है। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करूंगा, ये पिन वेरीफाइड सक्सेसफुली आया, मेरा केस सबमिट हो गया, केस हो गया सबमिट। ये काम आपका बिजनेस एडिशन करने का खत्म हो गया। थे, कोई डायरेक्टर है डिक्लेरेशन उसके अपने पोर्टल पे होगा कंपनी की नहीं, कंपनी का इटसेल्फ अपना इंडियन होता है, वह यहाँ करने की क्या जरूरत है? सोर्स आप बता दें वो अलग बात है, अगर आप करना चाह रहे हैं। देखें, डिक्लेरेशन का जो मामला है ना, वो तब आएगा कि जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए बैठेंगे। असल डिक्लेरेशन तो वहां देनी है आपने सर, यहाँ तो आप कुछ भी कर लें। जब वहां पे आप चीजें डिक्लेयर करेंगे, टैक्स बढ़ेगा, तो आप खुद ही बोलेंगे सर कम कर दें, इसको छुपा लें। ठीक है जी, तो डिक्लेरेशन तो आपने कब करनी है? जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, सारी चीजें आपने वहां करनी है। और बैंक की सेल्स टैक्स में अगर आप रजिस्टर्ड हैं कर दिया और हम उसके साथ रिटर्न पे रिफ्लेक्ट हो रहे जी, हैं, उसके लिए हमें सर ये देखें, ये मैं आपको इनकम टैक्स की बता रहा हूँ। सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन डिफरेंट है, उसका एक सेपरेट फॉर्म है, उसकी कंप्लाइंस डिफरेंट है, उसके डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है। साथ साथ नहीं कर सकते आप, पहले आपको ये काम करना है, देन उसके बाद आपको सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन देनी है। सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन आप विदाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट दे नहीं सकते। ठीक है, उसके अंदर काफी सारी चीज होती है, फिर वहां से इंस्पेक्टर असाइन होता है, वो आपकी इंस्पेक्शन के लिए आएगा, ऑफिस होना चाहिए, सारी चीजें होना जरूरी है। ठीक है जी, सर आजकल ही तो आ रहे हैं, लीगली तौर पे सारा काम हुआ है सर। अगर लीगली तौर पे सारा काम हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपका केस भी स्ट्रांग होगा। हाँ, पीवीटी का आजकल वो कर रहे हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर और यूपीस का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा मसला कर रहा है आजकल। ठीक है, तो पहले आज से अगर 1 1.5 साल 2 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तो बड़ा इजीली हो जाता था। जिस तरीके से मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, इसी तरीके से एप्लीकेशन फाइल होकर आधे घंटे के अंदर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास आ जाता था। लेकिन अब उन्होंने एक एसआरओ जो है 350 पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से सारे की सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है जी, तो बिजनेस एडिशन समझ में आ गई? सर जब आप अपना एनटीएन बनाएंगे ना, तो एनटीएन बनाएंगे तो उसी के साथ आपको पिन कोड आपको रिसीव हो जाएगा। सर जैसे मैंने वेरीफाई किया था ना, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, उस पर लिखा हुआ था जी एंटर पिन। वो जैसे ही मैंने पिन एंटर किया जो मेरे पास था, वो मैंने उसको वेरीफाई करा। अब अगर कोई बंदा कहता है जी मेरे पास पिन नहीं है, गुम हो गया जी, ना मुझे याद है, ना मुझे ईमेल मिल रही है, तो क्या करें सर? इसी ह्यूमन आइकन पे ये चेंज पिन का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां पर जाके न्यू पिन एंटर कर ले, आपका पिन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आपको पासवर्ड का भी कहा गया, आप पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड का भी आपका ये काम, यहीं से आप क्या करेंगे, ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। ठीक है जी, जी
तो फिर फॉरगेट करेंगे सर आप। क्लियर होगी जी बात? अगेन सर बात हुई वो, जब जारी बात है आप ही सारे काम कर लें, मसला नहीं है। अब ये कैपिटल आपने कितना शो करना है कितना नहीं करना, ये काम कब करना है, जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आप कहते हैं जी सर मेरे पास इस वक्त 10 मिलियन रुपीज है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, आप ये बिजनेस स्टार्ट कर दें। ठीक है, द क्वेश्चन इज सर वो 10 मिलियन रुपीज आपके वाइट है? हाँ। अब मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप 10 मिलियन इनकॉर्पोरेट करने के लिए जा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल, इक्विटी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन यही है कि वो 10 मिलियन कैपिटल कहीं आपके रिटर्न में शो हुए हुए हैं, वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में या कैश में या कहीं पे किसी एसेट के अगेंस्ट है कुछ या नहीं है। नंबर वन, अगर है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। नंबर टू, क्या होता है जी, लोगों के पास उनके नेट एसेट्स कम है, बैंक बैलेंस कम से कम शो कर दें, कैश इन हैंड कम से कम शो कर दें। होता क्या है कि उनकी ऑन पेपर जो वेल्थ आ रही होती है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उनका बैंक एंड कैश कैश जो होता है वो लेट्स सपोज 3 मिलियन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं सर वो 10 मिलियन करने के लिए जा रहे हैं। फिर मजबूरी ये होती है कि करें क्या, मजबूरी में फिर वो 3 मिलियन ही उनको कैपिटल शो करना पड़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपनी इनकम बढ़ाते हुए पैसों को वाइट करते हुए उस कैपिटल को एक्चुअल कैपिटल के जी जी अब वो आगे कैसे फर्दर करेगा, तो ट्रांजेक्शन ज्यादा हो एक साल में तो उनके ऊपर चला गया, डेढ़ तक चला गया, तो हम कैसे मैनेज करें, तो यार कौन बताएगा? सर वो तो आपका जाहिर बात है टैक्स पैनल बताएगा ना, वो जो आपका वकील है वही आपको बताएगा कि आपने कैसी चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, अब मैं इसीलिए तो आपको यही सवाल कर रहा हूँ कि जो आपने डिक्लेयर कर रहे हो सारी चीज़ें आप यहाँ पे, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक होना जरूरी है। लॉजिक मैंने आपको बता दी, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो वाइट है या नहीं, पहला सवाल तो ये आप अपने आप से पूछ लें। तो फाइट करके हाँ, कैसे शो करें वो जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब हम सीखेंगे कि हमने कैसे करना है, अभी तो वो क्लास नहीं है ना। वो हम वहां पर जब पैसा देखें, जो पैसा हम रिटर्न फाइल करते वक्त डिक्लेयर करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि ये पैसा मेरा वाइट है। वाइट का मतलब क्या कि उन पैसों के ऊपर आपने क्या किया जी, टैक्स पे कर दिया, या अगर वो बिलो थ्रेशोल्ड था तो आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। सिंपल सी बात है कि वो गवर्नमेंट को आपने वो पैसे वो एसेट वो चीजें शो की हैं, डिक्लेयर की हैं। अगर डिक्लेयर की हैं तो सर वो वाइट है। जी जी दो किया या ढाई किया तो ऊपर हो गया, तो मेरे अकाउंट बंद था। अब मैं तो एरिया खत्म करवाता हूँ, नोटिस आने का नहीं, टाइम आपने तो सर, आपने सर तौबा कर ली ना, खत्म कहानी, आपने बैंक अकाउंट ही क्लोज करवा दिया। नहीं, पुराने बैंक अकाउंट से कोई ऐसा मसला नहीं आने वाला। ठीक है, अगर पानी में नहीं करनी है पानी रिपीट होता है। हाँ सर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जी प्रोफाइल पे, ये यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दीजिएगा। नहीं ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से कर दीजिएगा दोबारा, यस अपडेट हो जाएगी वो। कैरियर पास लगाने के लिए जाते हैं तो वो लोग सर्टिफिकेट मांग करते हैं। किस चीज़ का? ये ले सर, सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन, यही सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा सर। क्लियर होगी जी बात? स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन दिखाई थी, वो भी साथ ले जाइएगा। इसमें ऐसे बिजनेस शुरू किया कि कैपिटल नहीं है उसके पास, और किसी से क्रेडिट लिया कुछ और इस तरह से काम कैश पे चलता रहा और थोड़ा बढ़ गया। अब वो क्या करेगा कि मतलब गवर्नमेंट के उसमें तो वो ब्लैक मनी उसकी अकाउंट है ना, तो जो कैश उसके पास फ्लो हो रहा है, नहीं और तो फिर वो उसको कैसे शो सर, करेगा ये कि तो बड़ा मेरे सिंपल पास सा केस कैश है, अगर आपने किसी से उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप जिस साल का रिटर्न अपना फाइल करेंगे ना, वहां पे आप अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दें है? कि मैंने किसी को ये पैसे देने हैं, इस पैसों के अगेंस्ट मैंने कारोबार स्टार्ट किया। सर, का कैसे प्रूफ होगा, जैसे कच्चे बिल पे काम होता है, जो ये बिल बना के दे दिया वैसे ही जो पर्ची बना के दे देते हैं आप, तो अब कोई या तो वो बंदा रजिस्टर्ड और मेरे नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा हो या कोई बिल दे रहा हो पक्का स्कैम दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता नॉर्मली मार्केट में कि मैंने किसी से कुछ लिया और वो मैं उसको कैसे शो करूंगा 3 साल बाद मैं इस काबिल हूँ कि भाई मैं
कुछ उसको बेहतर करूँ बिजनेस को, या मैं एंट्रियन बनवा लूँ, या कुछ इस तरह मसला ये है ना, लोग करते क्या है कि सर 3-4 साल काम करने के बाद फिर बिजनेस स्ट्रक्चर की तरफ मुड़ते हैं। काम तो पहले दिन करना है आपने ये, और आपने अपनी रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग पहले दिन से करनी है। अगर आप मिसाल के तौर पर, अगर मैं किसी की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, किसी को सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इनवॉइस दूं, और आपने मुझे पेमेंट दी है तो ये आपका फर्ज बनता है कि सर आप मुझसे बोले मेरी रिसीट दें सर मुझे। जब तक हमारे बिजनेस के अंदर ये चीजें इंकॉर्पोरेट नहीं होंगी तब तक आपका एटलीस्ट सेल परचेज तो सीधा नहीं होने वाला। बाकी चीजें तो छोड़ दें। तो अगर आप कुछ करें ना करें, एटलीस्ट सर अपने सेल्स और परचेजेस का डाटा तो मेंटेन कर लें, वो तो आपने करना है। अब वो आप किसी से बिल लें या कुछ भी करें, या आप उसको किसी ईआरपी पे कर लें, या आप एक्सेल की शीट पे कर लें, कहीं पे कर लें, लेकिन आपने करना तो है सर उसको। सर वो जो जोड़िए बाजार की आप बात कर रहे हो, सारा जो कैश में काम कर रहे हैं, बात सारी ये है कि माजरत के साथ अगर मैं उनका रिटर्न उठा के देखूं तो जो वो पैसे कमा रहे हैं वहां पर तो उन्होंने वो पेनी भी शो नहीं किया। वो उनको इसके लिए कोई उनको मसला ही नहीं है एनटीएन से, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लीगल बिजनेस तो काफी हद तक उनसे रिलेटेड होता है ना, जैसे हमारा बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग का, जी जी तो हम जो लोकल मटेरियल मटेरियल प्रोक्यूर कर रहे होते हैं, तो 80% हिस्सा तो हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से उठाते हैं। जी उस बंदे से जो कैश के अलावा डीलिंग ही नहीं करता, लेट अलोन के वो आपको इनवॉइस दे और आप उससे बोलेंगे जी जी जी। तो इसको किस तरह इन्फॉर्मेट करें, दैट इज व्हाट दे आर। देखिए, वो सारे की सारी की जितनी भी बातें ना, ये बेसिकली आगे चल के हमने वैसे भी पढ़नी है। लेकिन आप जहां तक बात कर रहे हैं कि बीइंग अ कंपनी हम ये काम करें, अगर कंपनी इसकी कंप्लाइंस कर रही है ना, कंपनी सारी बातें क्या शो करेगी वहां पे कि मैंने किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज की है, तो कंपनी तो अपनी कंप्लाइंस में कभी भी लूपहोल क्रिएट नहीं करेगी। वो भले आपको कैश में पेमेंट कर दे, किसी तरीके से भी पेमेंट कर दे, वो वहां पे लिख देगी कि मैंने अनरजिस्टर्ड से पेमेंट की है। और इन मोस्ट सिनेरियोज होता है कि विदहोल्डिंग के जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो रहे होते हैं, राइट। और विदहोल्डिंग का बर्डन या टैक्स का बर्डन ये छोटे मोटे ट्रेडर्स या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या जोड़िए बाजार की बात करें, ये लोग को समझ में नहीं आते। वो कहते हैं 10,000 की चीज है, आप हमें 10,000 दे दें, टैक्स आप जाने, आपका काम जाने। तो कंपनी क्या करती है, खुद बर्डन बेयर करती है, वो इनवॉइसेस को ग्रॉसअप करती है और उनके नाम पर टैक्स खुद जमा करवाती है। ठीक है। तो कंपनी अपने आप को सेव करने के लिए समझ लें कि ये तरीकेकार इस्तेमाल करती है और पेमेंट्स बिल्कुल करती है। लेकिन जो उनको पेमेंट कर रही है, कैश में कर रही है, वो उनका डेक है, वो उन्होंने वहां शो करना है या नहीं करना है। कंपनी ने ये देखना है कि मेरी कंप्लायंस इस प्रोविजन के तहत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अब वो आप उसको कैश में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, जो भी आपके मामला है। अभी आपके सामने 2 लाख रुपए का एक मसला आया था कैश का, खत्म भी हो गया वो। खत्म बल्कि नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक उसकी इंटरप्रिटेशन करके एक मामला दफन कर दिया कि जी जो कैश डिपॉजिट 2 लाख करवाएगा वो बैंक चैनल ही कंसिडर किया जाएगा। तो उस सेक्शन की तो मैं समझता हूँ किसी किस्म की जो वो है वो खत्म ही हो गई ना। 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा की बात हो रही है बेसिकली। हाँ सर, वो तो एक अलग कहानी है ना। इंटरप्रिटेशन में ये लिखा है कि आप अभी कर लें, मसला नहीं, बैंकिंग चैनल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ नोटिस अगर हमने ये चीज पकड़ ली तो हम 50% डिसअलाउ कर देंगे। पहले तो करने नहीं दे रहे थे काम। ठीक है जी। सॉरी सर, वो भी एक अलग कहानी इंशाल्लाह बताऊंगा आगे। वो 20% 22% जो टैक्स कैलकुलेट किया था वो एफबीआर ने इम्पोज नहीं किया था। वो टैक्स लार्ज कंपनीज ने खुद कैलकुलेट करके बताया था कि हम आपसे इतना पैसा लेंगे अगर आपने 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है। वो एक अलग कहानी है, क्यों किया वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा जी, यहां तक बात आप सबको क्लियर है? क्लियर है जी। तो बिजनेस ऐड हो जाएगा आपके। बिजनेस डिलीट करने के क्या तरीके है जी? डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। करना है सर, सेक्शन 117 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेक्शन 117 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। वो कहता है कि जब आप अपना कोई बिजनेस वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, तो आपने 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बताना है कि आपने ये बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है। सेक्शन दोबारा 117 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी। नया अगर रजिस्टर्ड करा, मसला नहीं, समझा नहीं आपकी बात। सॉरी। तो सर करना तो कंप्लाइंस तो लिखी हुई है ना, कानून में तो लिखा हुआ है कि आपने 117 को फॉलो करना है।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिस दिन आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करेंगे, बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे, उसके 15 दिन के अंदर आपने क्या करना है, कमिश्नर को नोटिस देना है कि जी मैंने ये बिजनेस बंद कर दिया है। कुछ मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं 15 दिन का उसको नोटिस दूंगा तो मैंने क्या तैयारी करनी है अगर उसने मुझसे कोई सवाल कर लिया तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले लोग जो बैठे हुए हैं, जाहिर बात है जब आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं, तो आप एक फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं नहीं करते? ये करने से पहले फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपने बिजनेस क्लोज करने से पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या कमाया, क्या खाया, क्या उस पर कोई टैक्स बनता था या नहीं। सर बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसा ही। क्या कमाया, क्या खाया, एसेट्स अगर थे जाहिर बात है सेल कर दिए होंगे, उस पर गेन हुआ, लॉस हुआ। लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी या नहीं की? पे ऑफ कर दी तो कहां से की भाई? ठीक है जी। तो आपके डेलीगेशन के बाद ही मैं जी सर, आप डिलीशन जैसे ही करेंगे उसके 15 दिन के अंदर आप उसको कर दो। 15 दिन के अंदर ना बता पाए कोई मसला नहीं है सर। अभी आपको इससे और हैरानगी वाली बात आपको बताता हूँ। अगर मसला नहीं तो फिर हम हाँ सर, यही तो बता रहा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ सर। सर आपको ये बताना तो जरूरी है ना कि लाल बत्ती पे आपने रुकना है, आप रुके ना रुके, कानून तो है, वो आपकी मर्जी है, आप करें ना करें सर। आप गाड़ी चलाते हुए चले जाएं, आप दूसरे पे चढ़ा दें सर, मोटरसाइकिल पे चढ़ा दें, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन इसी तरीके से जो सेक्शन 117 लिखा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं। आप यहाँ पर कानून सीखने के लिए आए ना। अगर आपको कल को नोटिस आ गया, वो बोले जी आपने सेक्शन 117 की कंप्लाइंस नहीं की, आप तो मेरे को हाथ उठा के दो ही देंगे कि हमें तो सर ने 117 बताया ही नहीं। तो मेरा फर्ज है आपको बताना कि 117 में क्या चीज लिखी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड 90% ऑफ द बिजनेस इस चीज की कंप्लाइंस नहीं करते। एडिट कर दी पांच के बिजनेस आप के बाद आप नोटिस कर सकते हैं। जी सर। ये नोटिस तो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? वो तो आपने नहीं, 15 दिन पहले नहीं करना, बंद करने के बाद करना है सर। बंद कर मैंने बंद कर दिया, डिलीट कर दिया, मैंने 15 दिन के अंदर आप उसको नोटिस देना है। यस, प्रायर नोटिस नहीं देना सर, मैंने प्रायर नोटिस नहीं। आप, मैं बता रहा हूँ सर। सर समझ आई बात? यस सर। ये मसला है। उनके नाम पे आगे बिजनेस नेम आ रहा है और वो कहते हैं कि ये मैंने करवाई नहीं, मेरे कंसल्टेंट ने ऐड करके इसको सेव करेगा। आप उनकी आईडी से लॉगिन करें जैसे मैंने अभी किया, सर मैं कर लूंगा बट फिर कंप्लायंस कुछ ना करें सर, बस 117 याद रखें। उन्होंने कोई काम किया इस पे? सर वो कुछ कहते है ही हैं कि नहीं। ये गलती से हुआ है। कोई मसले वाली बात है, आपके लिए तो किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी है ही नहीं ना फिर इसमें, कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर फिर आपको। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब